हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 18 है, पार्ट नंबर 18 है, तो वह किससे संबंधित है? तो वह है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अदर फैक्ट बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। भाग तो देखो आपको पता चल गया, भाग है 18 जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। बट अगर आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे तो आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए कि ये जो आपातकालीन प्रावधान है, तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन प्रावधानों या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल भी आपको पता चल गए। अब कुछ एक पॉइंट्स आप सभी को पता होने चाहिए। आप सभी को पता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 352 में बताया गया है। उसके बाद आपसे स्टेट इमरजेंसी, जिसको राजकीय आपातकाल या फिर प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 356 में। और एक और देखो आपसे पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 360 में। ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स बहुत बार देखो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में की गई है। अच्छा, हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? तो कितनी बार लग चुकी है? तो वो लग चुकी है 3 बार। अच्छा, कब कब लगी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लगी थी 1962 में, उसके बाद लगी 1971 में, और उसके बाद जाकर के लगी थी 1975 में। और ये जो 1975 में ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, तो यह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चन देखो पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधानों लिए हुए हैं? तो किस देश के संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं? तो वो कहाँ से लिए हैं? तो वो लिए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 25 टू 28 इंक्लूड्स, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या शामिल हैं? ऑप्शंस देखो आपके पास दिए गए हैं। आपको बताना है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में हमें क्या क्या यहाँ पर जानकारी प्रदान की गई है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रदान की गई है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हमें कहाँ पर जानकारी दी गई है? तो वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में दी गई है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या बताया गया है? तो यहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी में है फ्री प्रोफेशन, स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करना, तो ये भी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में ही बताया गया है। ऑप्शन सी में है प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का आचरण और प्रचार करना, तो ये भी आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में ही बताया गया है। यानी कि ये तीनों के तीनों आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के मध्य में बताए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 27 क्या बोलता है और आर्टिकल 28 क्या बोलता है। आपको बिल्कुल ध्यान से इन पॉइंट्स को देखो सुनना है। तो आर्टिकल 25 की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बात की गई है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस
यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है? यानी कि किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें कहाँ पर दी गई है? तो वो दी गई है आर्टिकल 25 में। ये आपको पता चल गया। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन होगा, उसकी जो स्थापना होगी, जो संपत्ति होगी, जो वैधानिक खर्च होंगे, तो उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ पर दी गई है? तो वो दी गई है आर्टिकल 26 में। यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में हमें कहाँ पर जानकारी दी गई है? तो वो आर्टिकल 26 में दी गई है। अच्छा, आर्टिकल 27 क्या बोलता है? तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, तो आर्टिकल 27 बोलता है धार्मिक कार्यों में जो धन जमा किया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कहाँ पर कहा गया है? तो ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। तो ये भी आपको पता चल गया। आर्टिकल 28 ये भी अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊं, तो सरकारी खर्च से चलने वाले जो भी संस्थान होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 28। और उस संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी आर्टिकल 28 बताता है। तो चारों के चारों आर्टिकल्स देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर हमें फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आपको देखो पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा और राज्यसभा में अपने कुछ एक सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में अपने 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। ये आपको पता चल गया। और जब भी बात आएगी राज्यसभा की, तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में अपने 12 व्यक्तियों को मनोनीत या फिर नॉमिनेट कर सकता है। तो ये आपको पता चल गया। अब आप इनको जमा करोगे तो कितने हो गए लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य? तो वो हो गए 14। और यही आपसे पूछा गया था, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 14। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा की, राज्यसभा की। एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ सरल, इससे आपके देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। स से बनता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। ल से बनता है लोकसभा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस बहुत बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। अच्छा, संसद के बारे में देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो जब भी सदन पूछेंगे तो वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 2। और वो कौन-कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 3। और वो कौन-कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे बात आई थी, तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको बार-बार यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, उनकी चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो उनकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में की गई है। ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। उसी तरह राज्यसभा का भी देखो सभापति होता है और उपसभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 89 में। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स देखो आपको ध्यान में रखने हैं। लोकसभा का स्पीकर देखो कौन है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और राज्यसभा के सभापति कौन है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंडियन प्रेसिडेंट इज। तो भारतीय राष्ट्रपति क्या है? क्या वह रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक कार्यपालिका है, टाइटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि नामधारी कार्यपालिका है, रियल टिटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक नामधारी कार्यपालिका है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह एक टिटुलर एग्जीक्यूटिव यानी कि नामधारी कार्यपालिका होता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? ये तो आप सभी को पता होगा, तो वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ये देखो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आई है, तो बहुत दिनों से हमने जो है तो राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो डिस्कस नहीं किए हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कहाँ पर कहा गया है? तो ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो वो आर्टिकल 54 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाई जाएगी उसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति पर जब भी इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाया जाएगा, तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले जो है तो महाभियोग लगाने से पहले नोटिस देना पड़ता है? तो वो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बनता है, तो ये भी आपको पता चल गया। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है, तो ये भी आपको पता चल गया। राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है उनका उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के बारे में बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से एक नंबर आपका पक्का समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। राष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है, तो प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये हमारे भारत भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये है 15वें नंबर के राष्ट्रपति। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो ये भी कुछ एक बेसिक से फैक्ट आपको पता होने चाहिए। उसी तरह हमारे उपराष्ट्रपति कौन हैं, जिनको हम राज्यसभा का सभापति बोलते हैं? तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अब इनका संबंध कौन सी स्टेट से है यहाँ, यानी कि यह किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग। तो ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 1976 में हुआ था। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को ये आना चाहिए। अब हम इसको जो है तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा था। अब यहीं पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 1976 में, तो हमने इसमें टोटल कितने प्रावधान जोड़े थे? तो हमने इसमें टोटल जो है तो 59 प्रावधान जोड़े थे। ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसी को, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लोकतंत्र की हत्या भी हम इसे बोलते हैं। यह किसके समय में लाया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। किस समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे से लाया गया था, तो ये भी कुछ एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ संवैधानिक संशोधन से ही संबंधित। आपको देखो पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल जो है तो 22 भाषाएं हैं। तो क्या मूल संविधान में भी हमारे पास 22 भाषाएं थी? जी नहीं। तो मूल संविधान में हमारे पास कितनी भाषाएं थी? तो वो थी 14। तो 14 थी, उसके बाद जो है तो अब कितनी हो गई हैं? तो वो हो गई हैं 22, यानी कि हमने यहाँ पर 8 और भाषाओं को जोड़ा। तो वो 8 और भाषाएँ हमने किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी, कब-कब जोड़ी, यानी कि डेट्स भी आपसे पूछी जाती हैं, और कौन-कौन सी भाषा जोड़ी, वो देखो सारे के सारे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास मूल संविधान में थी 14 भाषाएँ, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1967 में होता है, और यहाँ पर हमने एक भाषा जोड़ी। अब वो एक भाषा कौन-सी थी? तो सिंधी भाषा को हमने यहाँ पर जोड़ा था। उसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन, जो कि कब होता है? 1992 में होता है। यहाँ पर हमने टोटल 3 भाषाएँ जोड़ी थी। अब वो 3 भाषाएँ कौन-कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये 3 भाषाएँ हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी थी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 में हुआ था, और यहाँ पर हमने 4 भाषाएँ जोड़ी। अब वो 4 भाषाएँ देखो कौन थी? तो वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पर हमने 4 भाषाएँ जोड़ी। तो यहाँ पर आप इनको प्लस करोगे, जमा करोगे, तो 4 3 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पर हो गई 8 भाषाएँ।
तो मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी, जमा आप 8 करोगे तो वर्तमान में हमारे पास कितनी भाषाएं हैं, तो वह हैं 22। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये भी कुछ एक फैक्ट हैं जो कि बहुत बार देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड को वारंटो आर द पार्ट्स ऑफ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, परमादेश हो गई, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किसका भाग है। अब देखो सिंपल में अगर आपको बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है, और वो 5 प्रकार के रिट कौन-कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और को वारंटो। तो इनके बारे में जानकारी कहाँ पर प्रदान की गई है, वही आपसे सिंपल देखो यहाँ पर पूछा गया है। तो वो कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को हम देखो क्या बोलते हैं? तो आर्टिकल 32 को हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात यह करता है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया? 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, मैंडमस यानी कि परमादेश, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, सर्सरी यानी कि उत्प्रेषण और को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट का उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है। और आर्टिकल 32 क्या बताता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट जाकर के रिट यानी कि याचिका दायर कर सकते हैं। ये हमें क्या बताता है? तो ये आर्टिकल 32 कहता है, ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम रिट यानी कि याचिका दायर करेंगे, तो वो 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार हमें देता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। अब एक और क्वेश्चन देखो एग्जाम में बनता है, आपसे देखो पूछा जाता है कि ये जो 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है, तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर देता है? तो ये आर्टिकल 32 के अंडर देता है। और वहीं पर मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमें हाई कोर्ट भी देता है। तो हाई कोर्ट हमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंडर देता है? तो वो देता है 226 आर्टिकल के अंडर। ये दोनों आर्टिकल्स आपको भी पता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 को किन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। तो कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि देखो सिंपल आपसे पूछा गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो वो करता है आर्टिकल 22। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसी तरह बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दिया गया है। तो ये जो है हमें क्या बताते हैं? तो ये हमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बताते हैं, आर्टिकल 23 और 24, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमें बताते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर देख ही लेते हैं आर्टिकल 23 क्या बोलता है और आर्टिकल 24 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 23 ये क्या बोलता है? तो किसी भी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, उसकी तस्करी हम नहीं कर सकते, उससे बेगारी, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते और बलात् श्रम भी नहीं करवा सकते, यानी कि ये अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 23। ये आपको पता चल गया। अब आर्टिकल 24 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध हमें यह लगाता है। या फिर हम कहें 14 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होगा, उससे फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, खदान में काम नहीं करवा सकते, खतरनाक काम उससे नहीं करवा सकते। तो वो हमें जो है तो आर्टिकल 24 बताता है, तो ये भी आपको पता चल गया। आर्टिकल 25 हमने जो है तो पीछे ही देखा था, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, यानी कि अंतःकरण करने, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 देता है। तो ये चारों के चारों आर्टिकल्स भी हमने यहाँ पर देख लिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन गुजरात इज। तो गुजरात में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में यहाँ बना हुआ था, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया था गुजरात में लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है? तो वो कितनी है? तो वह है 26। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और भी स्टेट्स आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं, उनकी लोकसभा की सीट्स पूछी गई हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। आपको पहले अपने हिमाचल प्रदेश का ही पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? तो वह हैं 4।
उत्तराखंड की अगर बात आएगी तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 5। पंजाब की बात आएगी तो पंजाब में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 10। हरियाणा में कितनी हैं तो वह हैं 10। राजस्थान में कितनी हैं तो वह हैं 25। गुजरात में कितनी हैं तो वह है 26 और महाराष्ट्र में कितनी हैं तो वह हैं 48। कुछ और स्टेट्स की भी लोकसभा सीट्स आपसे पूछी जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 42। बिहार में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 40 और तमिलनाडु में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 39। स्पेसिफिकली आपको देखो बिहार ध्यान में रखना है, बिहार आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 40। अभी हमने यहाँ पर देखा हमारे हिमाचल में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो वह हैं 4। अब वो 4 लोकसभा की सीट्स कौन-कौन सी हैं? तो एक तो है हमीरपुर, एक है कांगड़ा, एक है मंडी और एक है शिमला। तो ये 4 लोकसभा की सीट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से ये जो हमीरपुर है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो है तो कौन है? तो वह है अनुराग सिंह ठाकुर। उसी तरह कांगड़ा से कौन है? तो वह है राजीव भारद्वाज। मंडी से कौन है? तो वह है कंगना रनौत। आप सभी को पता है कंगना रनौत आजकल जो है तो सुर्खियों में चली हुई है। और उसी तरह शिमला, शिमला से कौन है? तो वह है सुरेश कुमार कश्यप। अभी मैंने आपको क्या बताया? मंडी से लोकसभा सांसद कौन है? तो वह है कंगना रनौत। कंगना रनौत आजकल जो है तो बहुत सुर्खियों में चली हुई हैं। कंगना रनौत किस जिले से, किस गाँव से उनका संबंध है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।